नमस्ते जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे आप सब लोग। सभी को मेरी आवाज़ आ पा रही है बहुत अच्छे से? सभी मुझे सुन पा रहे हैं विक्रम साहू? पहला ही कमेंट है विक्रम साहू का और बोल रहे हैं लव यू सर जी। लव यू टू भैया, ढेर सारा प्यार आपको। अंकिता वेरी गुड इवनिंग। कुलविंदर जी नमस्ते, सत श्री अकाल। किरण वेरी गुड इवनिंग। कुमकुम सिंह है, लाइट बहुत कम है सर, क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ भाई लाइट कम है, चलो कोई बात नहीं, आज मैनेज कर लो। ठीक है, कल से दूसरे स्टूडियो में क्लास लेंगे, ठीक है? पक्का? कविता कल से दूसरे स्टूडियो में क्लास लेंगे, बस आज मैनेज कर लो, है ना? आदित्य लव यू टू। जी पारुल कह रही हैं सर आपकी क्लास की ब्राइटनेस सही नहीं रहती। मोहन सिंह सर आपसे जुड़े हुए 1 महीना हो गया। हाँ, मुझे भी 1 महीना हो गया आपसे जुड़े हुए। चलिए ढेर सारा प्यार सभी को, बहुत बहुत। ठीक है, फिर आगे चलते हैं ना, क्लास कंटिन्यू करते हैं। और आप सब बहुत मस्त रहो, है ना, बहुत अच्छे से रहो सब लोग, और बहुत बढ़िया तरह से सेशन लो। ठीक है, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ठीक है, तो इसलिए मैं क्लास लूँगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा डाउन जा रहा है तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना जी? अभी तो फिलहाल मैं क्लास ले रहा हूँ। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपके द्वीप चल रहे हैं, आइलैंड्स चल रहे हैं आपके ज्योग्राफी में, है ना? तो आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली वो क्वेश्चन स्टेटमेंट के तौर पर है। और जो क्वेश्चन का उद्देश्य है इसका वो यही है कि स्टेटमेंट के तौर पर आपके और जो बेसिक्स हैं उनको थोड़ा सा मजबूत किया जाए, है ना, उनको अच्छा किया जाए। तो ये है इसका, ठीक है, इशू। आइए, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला है, पहला स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आप जिस भी भाषा में अपने आप को सही मानते हो तो आप जो है ना, देखिए उसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मूलतः समुद्र में डूबे हुए पर्वतों के शिखर हैं, है ना, और ये हिमालय पर्वत प्रणाली का ही एक पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। बस ये क्या है कि ये बेसिकली पर्वत में डूबे हुए, ठीक है, शिखर हैं। जो पर्वत में डूबे हुए पर्वत हैं उन पर्वतों के शिखर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है सर, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मूलतः बेसिकली जो समुद्र में डूबे हुए पर्वतों के शिखर हैं, जो कि हिमालयी पर्वत प्रणाली का एक हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो वेरन आइलैंड है वह नारकोंडम द्वीप, सॉरी, वेरन आइलैंड, वेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप भारत के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी द्वीप हैं, जिनमें वेरन दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वेरन। ये बात ठीक है कि अंडमान और निकोबार के जब आप ईस्ट में जाएंगे तो अंडमान और निकोबार के ईस्ट में आपको वेरन और नारकुंडम, भैया भैया, ठीक है भैया, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जब आप ईस्ट में जाएंगे तो आप दो ज्वालामुखी द्वीप देखेंगे। देखिए एक है वेरन, दूसरा है नारकुंडम। तो कह रहा है कि वेरन और नारकुंडम भारत के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी द्वीप है, ये बात सही है। ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित हुए आइलैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसमें वेरन जो है वह साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार समूह से डंकन पैसेज से अलग किया गया है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार आपस में एक दूसरे से डंकन पैसेज से अलग हो रखे हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ बेटा कि अंडमान और निकोबार बने कैसे हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए सबसे पहले अंडमान निकोबार के बारे में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अंडमान और निकोबार बेसिकली, ये तो बात सही है कि जो आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश से साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ी। जब वह साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ी तो म्यांमार के क्षेत्रों में जो आप देखते हैं बच्चे अराकान योमा, ठीक है, वह उस अराकान योमा के आगे आगे चलते हुए, ठीक है ना, और आपका बंगाल की खाड़ी में जो वे ऑफ बंगाल है, तो बंगाल की खाड़ी में मेरे प्यारे बच्चे यही, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, मतलब बेसिकली हिमालय एक बलित पर्वत श्रृंखला है। इट इज अ फोल्डेड माउंटेन रेंज, जी है ना। तो ये
एक फोल्डेड माउंटेन रेंज है, ये एक बलित पर्वत श्रृंखला है जहां पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराई, एक इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रल और यूरेशियन प्लेट के आपस में एक दूसरे से टकराने पर इनके बीच में बेटा फोल्ड पड़े। ठीक है, जब ये फोल्ड स्थल पर पड़े, स्पेशली जहां पर टैथिस नामक एक भूसन्नति थी, टैथिस जियो श्रृंखलाएं थी, तो जहां पर ये फोल्ड पड़े तो वहां पर तो बन गया आपका हिमालय। लेकिन ये फोल्ड जब आपके महासागरों में पड़े, है ना, जब समुद्र में ये फोल्ड आपके पड़े, तो समुद्र में फोल्ड पड़ने के बाद उन बलित पर्वतों के जो निकले हुए शिखर हैं वो आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में फॉर्म हो गए हैं। तो उसी बात को यहाँ पर समझाया है। ठीक है, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ लें, मैं हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ कि भारत के जो द्वीप समूह हैं उनकी भौगोलिक विविधता और सामरिक महत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब कहने का आशय ये है कि भारत के द्वीप समूह, आप लोग मोस्टली दो द्वीप समूह को जानते हैं, एक बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार और दूसरा आपका अरेबियन सी में लक्षद्वीप। लेकिन इसके अलावा भी बच्चे बहुत सारे द्वीप हैं जो कि आपके कोस्टल आइलैंड भी हैं, अब तटीय द्वीप भी हैं, तट और स्थल के मतलब सॉरी स्थल और तट, है ना, जो आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों उनके बीच में भी कुछ ऐसे आइलैंड का विकास हुआ है, कुछ ऐसे आइलैंड बने हैं। है ना मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसे भी हैं कि समुद्र तट से जब आप समुद्र की तरफ जाएंगे तो वहां पर उन द्वीपों का विकास हुआ है। तो ऐसे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो बस यही पूछा है कि एक तो भारत के जो आइलैंड्स है, भारत के द्वीप समूह, तो उनमें भौगोलिक विविधता बहुत है। ठीक है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, भौगोलिक विविधता है, क्योंकि भारत के द्वीप समूह बेटा किसी एक प्रकार की प्रक्रिया से नहीं बने। हाँ, आज तबीयत ठीक नहीं है, वो मैंने शुरुआत में ही बोला था। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, आप पढ़ो मेरे प्यारे बच्चे। जितने भी क्वेश्चन हम कर लेंगे उतना ठीक है, फिर आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ध्यान पढ़ने पे होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपने इतना सोचा मेरे बारे में, लेकिन प्लीज अब यहाँ पर फोकस करें हम, है ना। तो भारत के जो द्वीप समूह है भैया, ये बात ठीक है कि भौगोलिक विविधता है। क्यों? कि भारत के द्वीप जो है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया से निर्मित है और वो अलग अलग स्थानों पर है। प्लस देखिए उनका बच्चे जो महत्व है ना, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के साथ साथ वो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंसी के भी हैं, सामरिक महत्व के भी हैं, है ना। रणनीतिक दृष्टि से उनका बहुत ज्यादा महत्व है, तो स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंस भी उनकी है। मुख्य रूप से इन्हीं दो विशिष्ट समूहों में वर्गीकृत भारत के द्वीपों को किया गया है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप। इन दोनों समूहों की भूवैज्ञानिक उत्पत्ति और संरचना, भूवैज्ञानिक उत्पत्ति का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे जियोग्राफिकल ओरिजिन। जियोग्राफिकल ओरिजिन का मतलब ये होता है कि ये कैसे बने हैं, जी ठीक है ना। मतलब ये कैसे बने हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो वो है जियोग्राफिकल ओरिजिन, कि उनकी भू वैज्ञानिक उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे अंडमान निकोबार प्लेटों की टक्कर से, लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल निर्मित द्वीप है, वो कोरल से बने हैं और संरचना एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। देखिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की दोनों की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति तो हुई है टेक्टोनिक गतिविधियों से। टेक्टोनिक गतिविधि का मतलब यही होता है कि प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराई, उनके बीच में बलन पड़ा, फोल्ड पड़ा और फोल्ड पड़ने से फोल्डेड माउंटेन बने। और उन्हीं फोल्डेड माउंटेन का बच्चे समुद्र में जो विकास हुआ है, उनके जो ऊंचे उठे हुए शिखर हैं जो समुद्र की धारा से ऊपर उठ गए हैं, वह आइलैंड बन गए हैं, वो द्वीप बन गए हैं। जबकि लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है मेरे प्यारे बच्चे? कोरल से हुआ है, कोरल एक्टिविटी से हुआ है, तो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। अब इसमें अंडमान और निकोबार के बारे में है। अब ये जो मेन चीज है कि अंडमान निकोबार कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में दे रखा है। आप पढ़ेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, एक है भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट को आमतौर पर हम लोग, मतलब भारतीय प्लेट इंडो ऑस्ट्रल प्लेट का एक सब पार्ट है। तो भारतीय प्लेट मीन्स इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और बर्मा माइनर प्लेट। बर्मा माइनर प्लेट आपके यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा है। तो भारतीय प्लेट और बर्मा माइनर प्लेट दोनों के बीच हुए विवर्तनिक टकराव के कारण, मतलब दोनों के बीच में टकराव हुआ, फोल्ड पड़ा और उसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई। यह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया उसी कालखंड और तंत्र से संबंधित है जिसमें हिमालय पर्वतमाला को जन्म दिया। बेसिकली ये उसी काल में बना है जिस काल में हिमालय बना है। भूवैज्ञानिक जो है वो इन द्वीपों को म्यांमार की अराकान योमा पर्वत श्रेणी का समुद्र में डूबा हुआ एक दक्षिणी विस्तार मानते हैं। एक ही थी बस जी, ठीक है। तो जो जियोलॉजिस्ट है, जो भूवैज्ञानिक है,
वो मानते हैं कि जो म्यांमार की अराकान योमा है, म्यांमार की अराकान योमा है पर्वत श्रेणी का जो समुद्र में डूबा हुआ हिस्सा है और उसके जो ऊंचे उठे हुए शिखर हैं वही बेसिकली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। चलिए, अब ये जो द्वीप समूह है आपका पूरा, ये 590 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ये द्वीप समूह, है ना। अगर टोटल इसकी लेंथ हम देखें, टोटल अगर हम इसकी लेंथ देखें मेरे प्यारे बाबू, तो ये कितना 590 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? जी, है ना। तो 590 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और टोटल अगर हम बात करें बच्चे इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ये बात आपको याद रखनी है कि 572 छोटे मोटे द्वीप इसमें शामिल हैं। 572, है ना। ओवरऑल इसमें छोटे मोटे 572 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ही द्वीपों पर यहाँ पर स्थायी मानव अधिवास है, कुछ ही आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर मानव भी रहते हैं। अंडमान और निकोबार में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, कुछ ट्राइब्स हैं जो इन क्षेत्रों में रहती हैं। इसको आप अभी याद कर लें। अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में कुछ ट्राइब्स बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कि आपकी शोम्पेन, लिखो बच्चे, जैसे कि आपकी शोम्पेन, जैसे कि आपकी जोरवे, जोरवे, जैसे कि आपकी ओंगे, जैसे कि आपकी सेंटिनली, सेंटिनली, है ना। तो 572 छोटे मोटे द्वीप हैं टोटल बच्चे, और कुछ ही द्वीप जी ऐसे हैं जिन पर स्थायी मानव निवास है, कुछ ही द्वीप ऐसे हैं। इस क्षेत्र की चट्टानी संरचना में मुख्य रूप से टर्सरी काल के लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, जो इस क्षेत्र विशेष की पूरी चट्टानी संरचना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। इस क्षेत्र विशेष की पूरी चट्टानी संरचना में आपको टर्सरी काल, टर्सरी काल आप पढ़ेंगे, मैं आगे आपको कभी पढ़ाऊंगा। तो एक मतलब हमने पूरी पृथ्वी के संपूर्ण काल को कुछ भागों में बांट दिया, तो उसमें एक टर्सरी काल आता है। तो बस टर्सरी काल के, ठीक है, जो चट्टाने हैं, टर्सरी काल के जो बलुआ पत्थर है जिसको कहते हैं आप रेड सैंडस्टोन, चूना पत्थर आपका लाइमस्टोन, और सेल पाए जाते हैं जो मूलतः ज्वालामुखी उद्गार पर टिके हुए हैं। अंडमान समूह को टोटल 3 पार्ट में नॉर्थ, मध्य और दक्षिणी अंडमान में विभाजित किया गया है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है ना, वह दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यह आपका इंग्लिश वर्जन है। ये प्रश्न हमने देखा था, है ना, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह मूलतः समुद्र में डूबे पर्वतों के शिखर है, हिमालय पर्वत प्रणाली का हिस्सा माने जाती है। बात बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, जस्ट अभी आपको बताया कि जो म्यांमार का अराकान योमा है उसी का दक्षिणी विस्तार है और वो समुद्र में डूबे हुए पर्वतों के शिखर हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पर ये जो 2 स्टेटमेंट है, इन 2 स्टेटमेंट का आप एक्सप्लेनेशन देखो। मैं चाहता हूं कि पहले आप एक्सप्लेनेशन देखो। देखिए, वेरन द्वीप जो है उसकी सक्रियता इस क्षेत्र की गतिशील विवर्तनिक प्रकृति को दर्शाती है। वेरन आइलैंड जो है वो एक्चुअली एक ज्वालामुखी है, वेरन आइलैंड, और जो कि एक्टिव वोल्केनो है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है वेरन। बस समझना, कथन 3 तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बेटा किससे अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से। हम इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये 10 डिग्री चैनल जो है लगभग 150 किलोमीटर बेटा चौड़ा है, और ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। जो आपका डंकन पैसेज है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि डंकन पैसेज आपका वास्तव में साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। डंकन पैसेज इसको, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से डंकन पैसेज अलग करता है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट सही, ये भी सही है कि वेरन जो है साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। 2 वोल्केनो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार समूह, तो सॉरी मतलब अंडमान और निकोबार ये दोनों आपस में एक दूसरे से डंकन पैसेज से नहीं बल्कि किससे अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ये समझना है आपको, किससे अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, डंकन पैसेज किस किस के बीच में है? तो आप कहेंगे डंकन पैसेज लिटिल अंडमान एवं साउथ अंडमान के बीच में है। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है। साउथ अंडमान के बीच में, ठीक है जी। ये बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आया? आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप से अगला प्रश्न। तो लक्षद्वीप समझो, लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है, अरेबियन सी में है,
और ये जो है ना कोरल से, ये प्रवाल निर्मित एक द्वीप है। अब ये कोरल्स क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कोरल बेटा एक समुद्री जीव होता है, ठीक है ना। जब ये कोरल्स मर जाते हैं, ठीक है, मतलब इनके जीवित रहने की कुछ कंडीशंस हैं कि भाई बहुत ज्यादा ओशनिक पोल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक ठाक मात्रा में वाटर टेम्परेचर चाहिए इनको, ठीक है। वाटर में जो लवणता होती है, जो सैलिनिटी होती है, उसका एक लेवल होना चाहिए, उससे ज्यादा लवणता नहीं चाहिए, है ना। तो इनका एक अपना एक क्राइटेरिया है। जैसे ही वो क्राइटेरिया भंग होता है, जैसे जितनी लवणता होनी चाहिए, जितनी सैलिनिटी होनी चाहिए वाटर में, उससे ज्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए, ठीक है, जो सन से प्राप्त होने वाला टेम्परेचर है उसकी मात्रा घट बढ़ जाए, ठीक है, या फिर जो तट की आकार की है उसके माध्यम से अगर कोई ऐसी, ठीक है, बैरियर पैदा हो जाए जो उनके विकास के लिए उपयुक्त ना हो, या फिर ओशनिक पोल्यूशन के कारण, तो ये जब समय रहते हुए मेरे प्यारे बच्चे कोई भी एक ऐसी कंडीशन जो इनके जीवन जीने के लिए, ठीक है, एक बैरियर के रूप में कार्य करती है, तो ये फिर मरने लग जाते हैं ना, ये मरने लग जाते हैं। लेकिन इनके जो कोरल रीफ्स की जो ऊपरी परत होती है इन जीवों की, वो कैल्शियम कार्बोनेट चूने की बनी हुई होती है वो। अब ये जब मर जाएंगे तो इनके मर जाने के बाद बेटा वो जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत है वो चूने की, अब पानी तो है ही, तो वो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि वो एक प्लास्टर का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है वो। तो एक कोरल के ऊपर दूसरा दूसरा ऐसे करके बच्चे एक संरचना बन जाती है। और ये जो कोरल है बच्चे, जो मृत कोरल है, ठीक है ना, वो जब समुद्र के ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है, समुद्री जल से जब ऊपर उनका विस्तार हो जाता है, तो ऊपर विस्तार होने पर, ये बात आप समझना मेरे प्यारे बच्चे, वो एक द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। ऊपर निकलने जाने पर वो एक आइलैंड का निर्माण कर लेते हैं। तो यही इसमें है कि ये इस तरह का एक आइलैंड है जी। तो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह मूलतः कोरल ओरिजिन के द्वीपों का समूह है ना। तो लक्षद्वीप, अरब सागर में जो पूरा लक्षद्वीप है मेरे प्यारे बच्चे, अरब सागर में पूरा का पूरा लक्षद्वीप आपका कोरल ओरिजिन के द्वीपों का समूह है। इन कोरल ओरिजिन के द्वीपों के समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एटॉल के नाम से जानते हैं। एक बार एसएससी में पूछा गया है, जी हाँ, एक बार बेटा एसएससी में पूछा गया है कि ये जो है कोरल ओरिजिन के द्वीपों का समूह, इस कोरल ओरिजिन के द्वीपों के समूह को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो हम लोग इनको एटॉल के नाम से जानते हैं। ये द्वीप मालाबार के तट से, मालाबार का तट कौन सा है आपको ये समझना है मेरे प्यारे बच्चे, कि मालाबार कोस्ट कौन सा है। तो देखो ये है आपका गुजरात, गुजरात का तट है, गुजरात। ये आपका गोवा, ये है फिर आपका बच्चे न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। ये कर्नाटक का तट है, न्यू मंगलोर, ठीक है। दिस इज अ कोस्ट ऑफ कर्नाटक, ये कर्नाटक का तट है न्यू मंगलोर। ये फिर आपका कन्याकुमारी हो गया बाबू, कन्याकुमारी हो गया। फिर यहाँ पर आपका कृष्णा रिवर का डेल्टा है, ये यहाँ पर आपका गोदावरी रिवर का डेल्टा है, ठीक है, गोदावरी रिवर का डेल्टा है यहाँ पर। फिर ये आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर महानदी रिवर का डेल्टा है, महानदी रिवर का डेल्टा है ये। फिर ये ऊपर आप चले जाएंगे वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में। बस आपको ये समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो समझना मेरे प्यारे बाबू, कि जो गुजरात से लेकर गोवा तक का तट है, गुजरात से गोवा तक के तट को हम कहते हैं कि ये कोंकण कोस्ट है, ये कोंकण तट है। क्या बोलते हैं? कोंकण तट है गुजरात से गोवा। गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक का जो तट है, इसको कन्नाडा तट कहते हैं, इसको कन्नाडा तट कहते हैं, कन्नाडा, ठीक है। इसी कन्नाडा तट को कई बार केनरा तट भी कह दिया जाता है, जो केनरा बैंक है ना, यस, इसको केनरा तट भी कह दिया जाता है, कन्नाडा तट को। अभी न्यू मंगलोर से जब आप कन्याकुमारी जाएंगे, स्पेशली केरल का बहुत बड़ा हिस्सा और कर्नाटक का साउथ हिस्सा, है ना, तो ये वाला तट आपका मालाबार तट है। आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कि ये वाला तट आपका मालाबार तट है। फिर आप कन्याकुमारी से कृष्णा रिवर के डेल्टा तक आए। जब हम कन्याकुमारी से कृष्णा रिवर के डेल्टा तक आते हैं, तो ये वाला तट जो है हमारा, ये कहलाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट ना, कोरोमंडल। कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर, इनके बीच का जो है, इसको कहते हैं हम गोलकुंडा,
गोलकुंडा तट, ये वाला। गोदावरी महानदी के बीच का जो है, इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। और महानदी के बाद वाला जो है, इसको बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल कोस्ट। तो क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट। ये सब प्लेन है बेटा, ये सब मैदान है, तटीय मैदान है आपके, तो यहाँ पर है। तो बस यही पूछ रहा है यहाँ पर कि जो मालाबार है तो ये मालाबार से जब आप इधर जाएंगे अरेबियन सी में, मालाबार से जब आप अरेबियन सी में जाएंगे, तो ये 200 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मालाबार के तट से ये 200 से लेके और 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहां से? मालाबार के तट से। इनकी उत्पत्ति को रीयूनियन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी गतिविधियों से भी जोड़ा जाता है। बस ये प्रश्न पूछ लिया कि भाई किसकी उत्पत्ति को रियूनियन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी गतिविधियों से जोड़कर देखा जा सकता है या देखा जाता है, तो आप कहेंगे कि वो आपके लक्षद्वीप है, जिसके ऊपर समय के साथ प्रवाल वित्तियों का विकास हुआ। टोटल अगर हम बात करें 36 आइलैंड है, कुल क्षेत्रफल देखिए 32 वर्ग किलोमीटर है, जिसे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, चलिए। इन द्वीपों की स्थलाकृति जो है वो अत्यंत सपाट है। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 5 मीटर से अधिक नहीं है, मोस्टली 5 मीटर है, समुद्र की तल से 5 मीटर ऊंचे है। जिससे कि जब क्लाइमेटोलॉजी, मतलब जब आपका जलवायु परिवर्तन का मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग होता है बेटा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ रहा है। तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियों की देखिए जलधारा का विकास होता है, और वो ग्लेशियर्स पिघलकर नदियों की धारा के रूप में बच्चे समुद्र में आकर मिलते हैं। भारी वर्षा भी होती है इसके कारण, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला जाता है। तो जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के प्रति ये हाईली सेंसिटिव है, अत्यंत संवेदनशील है। ठीक है, अब लक्षद्वीप में टोटल बेटा 3 द्वीप समूह है। अमीनी द्वीप समूह उत्तरी है, लक्का द्वीप समूह मध्य में है, अमीनी लक्का, और सबसे नीचे है मिनिकॉय द्वीप समूह दक्षिणी। मिनिकॉय इसका सबसे बड़ा और सबसे उन्नत द्वीप है, पूरे लक्षद्वीप का जो है सबसे उन्नत द्वीप आपका मिनिकॉय है जी। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है फटाफट से। देखो, ये है आपका नॉर्थ अंडमान। ठीक, हम साथ के साथ लिखेंगे। ये है नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये है आपका मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान। मिडिल अंडमान। ये है आपका साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ये है बच्चे आपके अंडमान। ठीक है, अब इसके बाद 10 डिग्री चैनल है। अभी मैंने बताया आपको कि 10 डिग्री चैनल है, और इस 10 डिग्री चैनल के बाद हमको देखने को मिलेगा निकोबार। 10 डिग्री चैनल के बाद हम देखेंगे निकोबार। तो निकोबार में यहाँ पर आपका कार निकोबार है। ठीक है, निकोबार में क्या है? निकोबार में कार निकोबार है, समझना है। कार निकोबार से नीचे आएंगे आपका लिटिल निकोबार है, लिटिल निकोबार, और फिर आपका ग्रेट निकोबार है ना जी, ग्रेट निकोबार है फिर आपका। अब यहां पर समझ लो सब लोग। ठीक है, ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में आपका डंकन पैसेज है। डंकन पास है आपका इसके बीच में, है ना। जब आप इससे नीचे जाएंगे, ग्रेट निकोबार से नीचे 6 डिग्री चैनल है। इस 6 डिग्री चैनल को ग्रेट चैनल भी कह देते हैं, ग्रेट चैनल। इसके नीचे आपका सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है इसके नीचे आपका। ठीक है, सुमात्रा आइलैंड है। इसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, ये यहां पर आपका कोको चैनल है, कोको चैनल ये। और यहां पर कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड किसका है? म्यांमार का है। ये कोको आइलैंड किसका है बाबू?
ये कोको आइलैंड म्यांमार म्यांमार का है। आगे ये बात समझ में सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पर आपको नारकोंडम और वेरन, ठीक है, जिसमें से ये जो वेरन है ये आपका एक्टिव वोल्केनो है, ये एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, जो वेरन है ये एक्टिव वोल्केनो है, और साउथ एशिया का एकमात्र ये एक्टिव वोल्केनो है, और दूसरा कोई एक्टिव वोल्केनो है नहीं, है ना। तो साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है आपका ये वेरन वाला। अब ये तो हमने समझ लिया यहाँ पर। अब हमें क्या समझना है कि साउथ अंडमान, ठीक है, फिर कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। साउथ अंडमान में ही आपका पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर है ना। अब इसका नाम, ठीक है, बदल कर बेटा श्री विजयनगरम, ठीक है, पढ़ रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल ये प्रस्तावित है, ठीक है, हुआ नहीं है, ठीक है, अभी तक पोर्ट ब्लेयर ही है इसकी राजधानी, तो साउथ अंडमान में स्थित है ये जो आपका पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अब हम लक्षद्वीप पर आते हैं। लक्षद्वीप का समझो। लक्षद्वीप में मिनिकॉय है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है इनका, मिनिकॉय, मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड के नीचे 8 डिग्री चैनल है, और इस 8 डिग्री चैनल के नीचे आपका मालदीव है, मालदीव है इसके नीचे। फिर मिनिकॉय, फिर मिनिकॉय के ऊपर आप जाएंगे तो लक्का द्वीप है, लक्का द्वीप, लक्का आइलैंड, लक्का। और इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपका कवरत्ती है, कवरत्ती आइलैंड है। ठीक है, मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप जो है उसके बीच में 9 डिग्री चैनल है उसके बीच में क्या है, 9 डिग्री चैनल। तो क्या ये बात सभी को समझ में आई? एक बार बताएंगे। जी, ये बात सभी को समझ में आ गई? एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ जी, ठीक है, आ गई क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, और इतनी अच्छे से समझ में आ गई कि साहब कोई डाउट नहीं, बिल्कुल हमें किसी भी तरह का ना कैसा भी। तब लक्षद्वीप समूह के बारे में ठीक है हमने देखा। अब इससे क्वेश्चन भी तो होंगे लक्षद्वीप से यार, लक्षद्वीप से क्वेश्चन नहीं है क्या यार? क्वेश्चन होने चाहिए थे। एक क्वेश्चन लक्षद्वीप से भी है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और डंकन पैसेज, ये किस किस के बीच में 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ये भारत और मालदीव के बीच में समुद्री सीमा का निर्धारण भी करता है 8 डिग्री। 9 डिग्री मिनिकॉय और जो आपका मुख्य लक्षद्वीप है, मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल आपका। 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान, ठीक है, और निकोबार को, अंडमान में लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, अंडमान को निकोबार से बेटा, तो अंडमान में निकोबार से कैसे, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। डंकन पैसेज है, ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को आपस में एक दूसरे से अलग करता है, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करता है। ये सारी चीजें हैं आपकी। कोको चैनल नॉर्थ अंडमान और आपका कोको आइलैंड जो म्यांमार है उसको अलग करता है बच्चे। भारत और म्यांमार के बीच में जलीय सीमा भी बनाता है। अब यहाँ पर है आपका सोमब्रेरो चैनल, ये मैंने नहीं बताया सोमब्रेरो चैनल ये क्या है, ये आपका लिटिल निकोबार और आपका मिडिल निकोबार के बीच में है। ठीक है, ध्यान रखना, लिटिल निकोबार और मिनी निकोबार के बीच में। अब लिटिल निकोबार और मिनी निकोबार देखेंगे आप, बस समझ में आ रही है? तो लिटिल निकोबार मेरे प्यारे बच्चे ये, ठीक है, लिटिल निकोबार और आपका मिडिल निकोबार, तो आपका यहाँ पर बेटा एक मिनी निकोबार और आएगा, तो उसके बीच में सोमब्रेरो चैनल है, बस इतना आपको याद कर लेना है, ये सोमब्रेरो चैनल है। ठीक है, लिटिल निकोबार और मिडिल निकोबार के बीच में 6 डिग्री चैनल, ये ग्रेट निकोबार सुमात्रा के बीच में 6 डिग्री चैनल है। इस 6 डिग्री चैनल को हम लोग ग्रेट चैनल भी कहते हैं। थोड़ा और जोर से बोलिए ना, प्रियंका कह रही है जी प्रियंका ठीक है, तो ये 6 डिग्री चैनल जो है ये आपका इसमें ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। ठीक है, आइए, ठीक है, अब देखो बहुत अच्छे से, अब ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखो मेरे प्यारे बच्चे हुआ क्या है
कि अभी हाल ही में ये बिल्कुल करंट का इशू है कि भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई द्वीपों का नाम बदला है ना। अंडमान निकोबार के कई द्वीपों का नाम बदला है और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक है उनको समर्पित किया है। चलिए, ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे का एक इतिहास है, वो हिस्ट्री में हिस्ट्री वाले सर बताएंगे कि आजाद हिंद फौज ने जापानी सैनिकों के साथ मिलकर भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए बेटा सबसे पहले अंडमान निकोबार को जीता था। अंडमान और निकोबार को जीतकर उनके नाम उस समय एक स्वराज और शहीद रखे गए थे। उसके बाद फिर से अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया, वो फिर से अंडमान और निकोबार हो गए आज तक। लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार ने इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है। अंडमान निकोबार के कई महत्वपूर्ण द्वीपों के नामों का बदला है। तो आपको पता है कि नाम बदलने में हमारी सरकार माहिर है। तो उन्होंने रॉस द्वीप, है ना, लेकिन इस बार ये अच्छा नाम बदला है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर, रॉस का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया। रॉस आइलैंड का नाम बदलकर। लिखो आप इस बात को, ठीक है, लिखो। है ना, इस बात को आपको नोट डाउन करना है कि भाई रॉस आइलैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया। रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया। नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद आइलैंड कर दिया। ठीक है, नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद आइलैंड कर दिया। और हैवलॉक आइलैंड जो है, हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज आइलैंड कर दिया। ठीक है जी। तो रॉस का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील का नाम बदलकर शहीद, और हैवलॉक का नाम बदलकर स्वराज कर दिया। इसके बाद अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पीक जो है वो है सैडल पीक। ये समझना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पीक है बेटा सैंडल पीक या सैडल पीक, सैडल पीक। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पीक है बाबू सैडल पीक, नंबर फर्स्ट। दूसरी है माउंट थुलियर। अंडमान निकोबार की जो दूसरी सबसे ऊंची पीक है उसका नाम है माउंट थुलियर। और अंडमान निकोबार की जो तीसरी सबसे ऊंची पीक है डेट इज माउंट हैरियट। माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, ये अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे ऊंची पीक है। ठीक है, माउंट हैरियट है जो कि अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे ऊंची पीक है। माउंट हैरियट नाम है इसका। अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे ऊंची पीक है माउंट हैरियट। ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ रही है, माउंट थुलियर, सैडल पीक और आपका माउंट हैरियट। माउंट हैरियट तो अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बच्चे, अंडमान के तीसरे सबसे ऊंचे शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया। समझना आप, माउंट हैरियट का नाम बदला है और माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया। चलिए, ये निर्णय इसलिए किया गया था कि एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया था, जिन्हें इसी पर्वत पर कैद में रखा गया था। तो इसलिए माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया। ठीक है, अब माउंट मणिपुर कहां पर स्थित है, ठीक है, आपसे पूछा जाए माउंट मणिपुर कहां पर स्थित है, तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या बोलेंगे, अरे मणिपुर में ही स्थित होगा। बोलोगे कि नहीं, जबकि वो है कहां पर, अंडमान निकोबार में। और किस पर्वत के नाम को बदलकर किया गया है, मैं आपसे पूछता हूँ किस पर्वत के नाम को बदलकर किया गया है, आप कहेंगे माउंट हैरियट के नाम को बदलकर किया गया है। ठीक है, क्लियर है, एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ सब लोग। अब ये कहां कहां पर है देखो, सैडल पीक, माउंट थुलियर और माउंट मणिपुर। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक। ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है जो आपका ग्रेट निकोबार है, सबसे नीचे वाला। ठीक है, और जो साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान में आपका माउंट मणिपुर है। माउंट मणिपुर जिसको माउंट हैरियट कहा जाता था पहले। अब कभी नहीं भूलोगे ना, ये इनकी ऊंचाई दे रखी है। सैडल पीक की ऊंचाई 737 मीटर है, माउंट थुलियर की ऊंचाई 568 मीटर है, 568 मीटर, और माउंट मणिपुर जो है इसकी ऊंचाई 8383 मीटर है। चलिए नेक्स्ट, माउंट मणिपुर का जो दृश्य है, ठीक है, वो जो भारतीय रुपया 20 है उसके पुराने बैंक के नोट के पीछे अंकित है। पुराना बच्चे, पुराना बैंक नोट के पीछे अंकित है, जिसमें नॉर्थ वे लाइट हाउस को दिखाया गया है, जो नॉर्थ वे लाइट हाउस है जो माउंट हैरियट पर था। यह तथ्य एसएससी परीक्षाओं में बार बार बेटा पूछा जा रहा है, मैंने इस पे इसलिए लिखा है
बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इस नोट पर बच्चे कहाँ की स्थलाकृति अंकित है? तो 20 रुपए के नोट पर माउंट मणिपुर, जो इससे पहले माउंट हैरियट हुआ करता था, उसका चित्र अंकित है। एक बार सब लोग मुझे थम्स अप करेंगे और इतना याद करेंगे। साइड हो जाता हूँ, थम्स अप करेंगे, इतना याद करेंगे बाबू। यहीं पे था बेटा। ठीक है, आपको हो गया याद? चलिए, ठीक है, अब हम आगे केमिस्ट्री पर कल चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कल बोलते केमिस्ट्री में आपका आवर सारणी चल रही है ना, पीरियडिक टेबल चल रही है। तो फिर कल हम, ठीक है ना, पीरियडिक टेबल के बारे में चर्चा करेंगे कल। ठीक है, ओके। और कुछ और आइलैंड है, देखो उन आइलैंड से संबंधित क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, है ना। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।